मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। एप्पल टीवी की ये सीरीज गॉडजिला एंड किंग कॉन्ग वाले मॉन्स्टर वर्स को फॉलो करेगी। एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 1973 स्कल आइलैंड, यानी कॉन्ग स्कल आइलैंड वाली टाइमलाइन। मोनार्क के लिए काम कर रहे विलियम रैंडा एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर से जान बचाते हुए आइलैंड के किनारे पर पहुंच गए। रैंडा को लगा कि शायद अब उसका बचना इम्पॉसिबल है, तो इसने अपनी रिसर्च को इस बैग में बांधकर पानी में फेंक दिया। पर तभी एक और बड़ा सा मॉन्स्टर उस जायंट स्पाइडर के साथ भिड़ गया और दोनों टाइटन्स लड़ते लड़ते पानी के अंदर गिर गए। रैंडा किनारे पर खड़ा अपने रिसर्च को पानी में बहता देख रहा था। जस्ट इन केस अगर आप भूल गए हो, मोनार्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने 1940s और 50s के दौरान मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म शॉर्ट फॉर्म में मूटो या सिंपल भाषा में मॉन्स्टर्स पर नजर रखने के लिए बनाया था। टेरेस्ट्रियल क्योंकि ये टाइटन्स या मॉन्स्टर्स अर्थ में से आए थे। ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरा मॉन्स्टर वर्स रिकैप वाला वीडियो देख लेना। ओके, रैंडा का वो रिसर्च से भरा बैग 2013 में एक जापानीज फिशिंग शिप के जाल में फंस गया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। कहानी के मेन कैरेक्टर केट किसी खास पर्सन से मिलने जापान आई हुई थी। रिसेंटली हुए मॉन्स्टर मेहम अटैक्स के बाद मानो सारी दुनिया चेंज हो गई। गॉडजिला और कॉन्ग जैसे काइजूस से बचने आम लोगों को स्पेशल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते थे और बाहर से आए हुए पैसेंजर्स को जापान में एंटर करने से पहले इस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता था ताकि बाहर से आए हुए मॉन्स्टर पैरासाइट्स जापान में ना फैले। केट यहाँ पर यूएस से आई थी। इसने पर्सनली गॉडजिला के हमले को एकदम पास से एक्सपीरियंस किया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। केट यहाँ पर अपने खोए हुए पापा का लोकल फ्लैट चेक करने आई थी। स्पेयर कीज से फ्लैट के अंदर जाते ही केट ने देखा कि वहां पर ऑलरेडी एक माँ बेटे की फैमिली रह रही थी। फ्लैशबैक टाइम। इस शो की कहानी मल्टीपल टाइमलाइंस में चलती है, तो बार बार ऐसे फ्लैशबैक सीन्स आते रहेंगे। कजाकिस्तान 1959। ऑफिसर ली शॉ अपने साथ 2 लोगों को लेकर इस अननोन जंगल की ओर जा रहे थे। ये तीनों इस जंगल में रेडियो एक्टिव सिग्नल का पीछा करते हुए आए हैं। इन्हें लगता है कि ये सिग्नल सीधा अर्थ मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्टेड होगा। कुछ देर बाद ही इनका सामना एक बच्चे से हुआ जिसने इन्हें बताया कि ये रेडियो एक्टिव सिग्नल वगैरह सब फेक है, जो बाकी दुनिया को जंगल से दूर रखने के लिए बनाया गया है। फिर इस बच्चे की बताई डायरेक्शन को फॉलो करते हुए तीनों इस अबैंडन फैक्ट्री के पास पहुंचे। सरप्राइजिंगली फैक्ट्री के पास पहुंचते ही रेडिएशन का लेवल ऑलमोस्ट 0 हो गया। फैक्ट्री के आसपास की जमीन चेक करने इन्होंने यहाँ पर कुछ धमाके किए। धमाकों से निकली रीडिंग से ये बात एकदम साफ हो गई कि ये तीनों बिल्कुल सही जगह पर आए थे। बट इनके किए धमाकों से फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन भी गिरने लग गया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। केट को पता चला कि उसके पापा ने जापान में दूसरी शादी कर इधर अलग फैमिली बना ली थी। केट ने अपने सौतेले भाई केंटारो और उसकी माँ को फोटोज दिखाकर साबित कर दिया कि वो झूठ नहीं बोल रही। इन्हें भी दूसरी शादी के बारे में अभी जस्ट पता चला था। केंटारो इससे पहले कि सिचुएशन और बिगड़ जाए, केट इन्हें स्पेयर कीज थमाकर घर से बाहर चली गई। केट की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सेकंड फैमिली वाली बात अपनी मम्मी को कैसे बताएगी। पर तभी अचानक से शहर में सायरन्स बजने लगे। अर्ली गॉडजिला वार्निंग सिस्टम। सायरन की आवाज सुनते ही सब लोग गॉडजिला इवैक्यूएशन सेंटर की ओर भागने लगे। केंटारो की मां केट को लेकर इवैक्यूएशन सेंटर में घुस गई। शेल्टर में केट को उसके साथ हुए गॉडजिला इंसिडेंट के फ्लैशबैक्स आने लगे। 2014 वाले गॉडजिला अटैक के दौरान केट कुछ स्टूडेंट्स के साथ स्कूल बस में जा रही थी। गॉडजिला के हमले में केट तो बच गई, बट बस के पानी में गिरने की वजह से कुछ बच्चे केट की आंखों के सामने मारे गए। बस तब से ही गॉडजिला वाला ट्रॉमा केट के दिमाग में अटक गया। केट को शेल्टर में बड़ा अनईजी फील हो रहा था, बट केंटारो की मां ने उसे किसी तरह से शांत कर दिया। लकीली ये बस एक इमरजेंसी सिस्टम को चेक करने वाली मॉक ड्रिल थी। अथॉरिटीज से ऑल क्लियर का सिग्नल मिलते ही केंटारो केट को लेकर अपने पापा के ऑफिस चला गया। ऑफिस की तलाशी करते वक्त केट को एक तिजोरी मिली। थोड़ा ट्रायल एरर करने के बाद आखिरकार सबके बर्थडेज मिलाकर केट ने किसी तरह तिजोरी का पासवर्ड क्रैक कर लिया। इस तिजोरी के अंदर वो ओपनिंग सीन वाली रैंडा की बैग पड़ी थी। बैग के अंदर पुराने जमाने वाले हार्ड ड्राइव्स थे। केंटारो ने केट को बताया कि कंप्यूटर्स में माहिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड में शायद इन ड्राइव से डेटा निकालने में इनकी मदद कर सकती है। पहले तो मैं अपने एक्स को दरवाजे पर खड़ा देखकर काफी परेशान हो गई, पर बाद में केट को देखकर वो इनकी मदद करने के लिए मान गई।
मे ने किसी तरह ऑनलाइन डिक्रिप्ट टूल की मदद से रैंडा के ड्राइव से मोनार्क का सीक्रेट रिसर्च डेटा एक्सेस कर लिया, लेकिन मोनार्क के फाइल्स ऑनलाइन सिस्टम में ट्रैक होते ही उनके हेडक्वार्टर में वार्निंग अलार्म्स बजने लगे कि कोई है जो जापान में मोनार्क का डेटा डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ड्राइव से मिले डेटा में इन्हें गॉडजिला जैसे और भी कई मॉन्स्टर्स के फोटोज और डॉक्यूमेंट्स मिले। केट ने दोनों को बताया कि पिछले हफ्ते एक प्लेन हादसे में उसके पापा अचानक कहीं गायब हो गए। 2014 वाले इंसिडेंट के बाद केट के पापा उसे और उसकी मम्मी को छोड़कर किसी सीक्रेट मिशन पर निकल गए थे। तब से इनके बीच अनबन शुरू हो गई। फिर मोनार्क के फाइल्स में केट को उसके ग्रैंड मदर की फोटो मिली। ये वही लेडी जिसे हम 1950s वाले फ्लैशबैक्स में देख रहे हैं। इन फोटो में केट की ग्रैंड मदर यानी केको एक बड़े से फुट मार्क के अंदर खड़ी थी। ओके, बैक टू 1959। शॉ, केको और बिली को फैक्ट्री की छानबीन करते वक्त मॉन्स्टर्स के अंडे मिले। शॉ का मानना था कि इन्हें जल्द से जल्द यहां से कल्टी मार लेनी चाहिए, बट बिली और केको को अंडों से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने थे। लेकिन इसी दौरान वो टाइनी मॉन्स्टर्स अंडों से निकलकर इनके पीछे पड़ गए। शॉ और बिली तो बच गए, पर उन टाइनी मॉन्स्टर्स ने केको को रस्सी से नीचे गिरा दिया। देख के लग रहा था कि केको का बचना अब मुश्किल है। फ्लैशबैक में एक और फ्लैशबैक सीन 1952, जहां हमने देखा कि शॉ और केको पहली बार कैसे मिले थे। शॉ के बॉस ने उसे एक साइंटिस्ट यानी डॉक्टर मियोरा केको को एस्कॉर्ट करने के मिशन पर भेजा था। शॉ ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक्सपर्ट साइंटिस्ट एक फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर 1950s की बात चली है। एनीवेज, शॉ और केको कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को चेक करने मनीला के जंगल में चले गए, जहां उनकी मुलाकात बिली से हुई। बिली एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट है, यानी अननोन एनिमल्स या मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करने वाला। बिली भी यहाँ पर उन्हीं मॉन्स्टर्स की तलाश में आया था। शॉ के मना करने के बावजूद भी केको ने बिली को अपने मिशन का पार्ट बना लिया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम यानी शो का प्रेजेंट टाइम 2015। अपने पापा के कारनामों से गुस्सा होकर केंटारो तोड़फोड़ करने उनके ऑफिस चला गया। तभी केंटारो की नजर ऑफिसर ली शॉ की फाइल पर पड़ी। फाइल के मुताबिक ली शॉ फिलहाल किसी रिटायरमेंट होम में रह रहा था। केंटारो ये फाइल्स और ऑफिस से मिले टेप्स उठाकर मे के घर चला गया ताकि वो इन टेप्स को भी डिक्रिप्ट कर सके। रैंडा के एन्क्रिप्टेड फाइल्स का पीछा करते हुए मोनार्क का एजेंट टिम अपने पार्टनर के साथ जापान चला आया। केट को देखते ही टिम समझ गया कि इस लड़की का पक्का उन फाइल्स के साथ कोई कनेक्शन होगा। फिर अपने एक साथी की मदद से टिम ने केट को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। रास्ते में इन्होंने केट का सर ढक दिया ताकि वो मोनार्क की सीक्रेट लोकेशन न जान पाए, पर सर पर कपड़ा डालते ही केट को फिर से वो गॉडजिला वाले ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक्स आने लगे और इसने हाथ पांव मारकर इनकी गाड़ी क्रैश करवा दी। गाड़ी के क्रैश होते ही केट समय रहते किसी तरह कार से निकलकर भाग गई। केट समझ गई कि इस सिचुएशन में वो पुलिस की मदद भी नहीं ले सकती, क्योंकि कार क्रैश में उसने अपना पासपोर्ट वगैरह सब खो दिया था और शायद ये मोनार्क वाले यूएस एम्बेसी के साथ भी कनेक्टेड होंगे। उधर 1952 में बिली केको और शॉ को एक मॉन्स्टर के पीछे ले गया। अपैरेंटली लोकल ने यहाँ पर ड्रैगन्स को उड़ते देखा था। बिली की इन बेतुकी बातों से परेशान होकर शॉ इन दोनों को जंगल में छोड़कर वापस चला गया, क्योंकि बिली को संभालना उसके मिशन का पार्ट नहीं था। यह सुनते ही केको ने भी शॉ को रिलीव कर दिया और बिली के साथ मॉन्स्टर का पीछा करते हुए जंगल में चली गई। यहीं पर बिली ने इसे मूटो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी धरती के अंदर से आए हुए मॉन्स्टर्स। सरप्राइजिंगली केको और बिली के रिसर्च ग्राफ्स एक दूसरे से एकदम मैच कर रहे थे, यानी दोनों वाकई में एक ही मंजिल की तलाश में हैं। थोड़ा अंदर जाते ही इन्हें जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी नेवी शिप पड़ी मिली। बिली ने केको को बताया कि ये लॉटन शिप है। यह शिप ओरिजिनली पर्ल हार्बर मिशन का पार्ट थी, जब जापान ने अचानक से पर्ल हार्बर पर हमला किया था। पर सबसे अजीब बात यह है कि पर्ल हार्बर इस जंगल से 5000 माइल दूर है, तो ये इतनी बड़ी शिप वहां से टेलीपोर्ट होकर बीच जंगल में कैसे आ गई। शिप की तलाशी लेते वक्त केको को पता चला कि बिली भी इसी शिप का मेंबर है, लॉटन शिप का इकलौता एक सर्वाइवर। बिली तो इसका निकनेम है, इसका पूरा नाम है विलियम रैंडा। यस, वही कॉन्ग स्कल आइलैंड वाला विलियम रैंडा, जिसने ओपनिंग सीन में अपनी रिसर्च को पानी में फेंक दिया था। प्रेजेंट टाइम में केट फिर से अपने पापा के ऑफिस चली गई, बट बाहर ही मे ने उसे रोक लिया, क्योंकि टिम और उसकी पार्टनर अंदर ऑफिस की तलाशी ले रहे थे। टिम ने शायद केट को देखते ही पहचान लिया था,
कि ये हिरोशी रैंडा की बेटी है। यहाँ से निकलकर टिम केंटारो के घर चला गया। इन्होंने केंटारो और उसकी माँ को धमकी दी कि भलाई इसी में है कि ये मोनार्क के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन फिर केंटारो की माँ ने चुपके से उसके हाथ में शॉ की लोकेशन थमाकर केंटारो को घर से भगा दिया। मे ने फौरन केंटारो को कांटेक्ट करके उसे मिलने के लिए बुलवा लिया। काइजू हमलों की वजह से मे ने हर टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन की तैयारी कर रखी थी। इसके पास भर भर के कैश और फेक पासपोर्ट्स वगैरह सब रेडी था। केंटारो फौरन दोनों को शॉ की लोकेशन यानी इस रिटायरमेंट होम ले गया। बाय द वे, यंग शॉ का रोल वाइट रसल ने प्ले किया है और बूढ़े शॉ का रोल उसके पापा कर्ट रसल ने, इसीलिए इनकी कास्टिंग इतनी परफेक्ट लग रही है। शॉ ने केंटारो को देखते ही पहचान लिया कि ये तो हिरोशी का बेटा है, बट इसने भी हिरोशी की दूसरी बेटी यानी केट के बारे में कुछ नहीं सुना था। तीनों की बातें सुनकर शॉ ने इन्हें बताया कि ये कोई रिटायरमेंट होम नहीं है, बल्कि मोनार्क ने शॉ को यहाँ पर कैद करके रखा है। शॉ ने अपने एंकल ट्रैकर को काट कर इन्हें बताया कि मोनार्क इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर सच का पता लगाना है तो इन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर शॉ के साथ चलना होगा। अब चलते हैं वापस 1952 में। शिप की तलाशी लेते वक्त केको और बिली को ये डेड बॉडीज मिले जो किसी अजीब टाइप के थिक लिक्विड में लिपटे हुए थे। बाहर आते ही इन्होंने देखा कि ऐसा ही फ्रेश गूई लिक्विड इनके आसपास भी है, यानी प्रॉब्लम। जंगल से बाहर आते वक्त शॉ ने आसमान में कुछ अजीब सा होते देखा। ये देखकर शॉ समझ गया कि शायद बिली और केको ठीक कह रहे थे। वो फौरन गाड़ी मुड़ाकर वापस चला गया। इससे पहले कि बिली और केको शिप से बाहर निकल पाए, उन पर एक काइजू ने हमला कर दिया। शॉ भी एग्जैक्ट इसी टाइम पर शिप की लोकेशन पर पहुंच गया। ये तीनों किसी तरह काइजू से अपनी जान बचाने इस गड्ढे में छुप गए। वो ड्रैगन जैसा दिखने वाला काइजू शिप के आसपास उड़ते हुए अपने शिकार को ढूंढ रहा था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। शॉ तीनों को लेकर सिक्योरिटी से बचते बचाते रिटायरमेंट होम से बाहर भाग गया। रास्ते में शॉ ने इन्हें बताया कि वो और हिरोशी गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स के बारे में बरसों से जानते थे। केट ये सुनकर काफी डिसअपॉइंटेड थी। उसे लगता है कि अगर ये लोग मॉन्स्टर्स वाली इंफॉर्मेशन को सीक्रेट नहीं रखते तो शायद गॉडजिला वाले अटैक्स में इतने लोगों की जानें नहीं जाती। फिर शॉ इन तीनों को एक शिप में बिठाकर अपने दोस्त से मिलवाने साउथ कोरिया ले गया। मैंने अपने किसी खास पर्सन को आखिरी कॉल करके फोन पानी में फेंक दिया। मेरे को लगता है कि ये केंटारो को बचाने के चक्कर में उसने अपनी अच्छी खासी वेल सेटल्ड लाइफ की बैंड बजा दी। शॉ का मानना था कि इन्हें साउथ कोरिया पहुंचने से पहले हिरोशी के डॉक्यूमेंट्स को ठिकाने लगा देना चाहिए ताकि वो गलत हाथ में ना पड़े। वैसे भी मैंने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने लैपटॉप में बना ली थी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद आखिरकार केंटारो भी मान गया। साउथ कोरिया पहुंचते ही कस्टम क्लियरेंस वाले गार्ड्स सबके पासपोर्ट चेक करने लग गए। बट लकीली शॉ के सिक्योरिटी गार्ड्स दोस्त ने समय रहते इनको वहां से भगा लिया। यही अब इन्हें अलास्का लेकर जाएगा। हिरोशी का प्लेन भी अलास्का को जाते वक्त ही कहीं गायब हो गया था। टिम और उसके साथी ने अपने बॉस को खबर दे दी कि शॉ केट में और केंटारो के साथ भाग गया। जल्दी इन्हें पता चला कि शॉ सबको लेकर साउथ कोरिया गया हुआ है। बट मोनार्क एजेंट के यहाँ पहुंचने से पहले ही शॉ गैंग इस खटारा प्लेन में बैठकर अलास्का की ओर निकल चुकी थी। मे ने हिरोशी के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके उसके गायब होने वाली एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर ली। बट तभी अचानक से प्लेन का नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। शॉ ने केट के साथ मिलकर एकदम ओल्ड स्कूल तरीके से किसी तरह प्लेन को बर्फीली वादियों में लैंड करवा दिया। यहीं पर इन्हें हिरोशी के प्लेन का भी मलबा मिला। उस प्लेन का पायलट तो मारा गया, बट हिरोशी का वहां कोई अता पता नहीं था। पास के एक टेंट में हिरोशी के लिखे नोट्स को देखकर सारे समझ गए कि हिरोशी उस प्लेन क्रैश से जिंदा बच गया। बट इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शॉ के दोस्त ने देखा कि हिरोशी के प्लेन पर मॉन्स्टर के पंजे का निशान था, यानी ये प्लेन किसी काइजू ने क्रैश कराया था। शॉ के दोस्त ने फटाफट प्लेन स्टार्ट करके यहाँ से कल्टी मारने की तैयारी शुरू कर दी। पर तभी एक बर्फीली काइजू ने अपने कोल्ड ब्रेथ से पायलट को बर्फ बना दिया और इनके प्लेन को भी क्रैश कर दिया। फिर सारे अपनी जान बचाने प्लेन से दूर भागने लगे। फ्लैशबैक टाइम 1954। उस ड्रैगन काइजू के हमले के 2 साल बाद शॉ ने केको और बिली को कन्विंस किया कि काइजूस को ट्रैक करने के लिए अब इन्हें मिलिट्री की मदद लेनी चाहिए। केको को यह आइडिया जरा भी पसंद नहीं था, बट क्या कर सकते हैं। काइजूस को अट्रैक्ट करने इन्हें ढेर सारे न्यूक्लियर मटेरियल यानी यूरेनियम की जरूरत थी और इस काम में बस यूएस मिलिट्री इनकी मदद कर सकती है। बिली और केको के रिसर्च पेपर को चेक करने के बाद शॉ का बॉस भी इनकी मदद करने के लिए मान गया।
फिर ये सारे काइजूस को अट्रैक्ट करने बिकिनी अटोल आइलैंड पर चले गए, वही जगह जहां पर यूएस ने ढेर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए थे। एज एक्सपेक्टेड मिलिट्री यहां पर यूरेनियम स्टोरेज की जगह यूरेनियम से बना फैट न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आए थे। ये देखते ही केको समझ गई कि इनका इरादा काइजू को बम से उड़ाने का है। शॉ के बहुत समझाने के बावजूद भी उसका बॉस सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगर वाकई में कोई काइजू इन्हें दिखता है तो वो उसे बम से उड़ा देंगे। बोल दिया तो बस बोल दिया। कुछ देर बाद इन्हें पानी से गॉडजिला के दहाड़ने की आवाज आई। गॉडजिला धीरे धीरे पानी से निकलकर सामने आइलैंड पर रखे न्यूक्लियर बॉम्ब की ओर चला गया। यह देखते ही दूर से मिलिट्री ने डेटोनेटर का काउंटडाउन शुरू कर दिया। केको ने जाकर उस काउंटडाउन को रोकने की कोशिश की, बट शॉ ने उसे पकड़ लिया क्योंकि अब बहुत देर हो गई। सबकी आंखों के सामने गॉडजिला न्यूक्लियर बॉम्ब धमाके का शिकार बन गया। केको को लगा कि शायद यूएस मिलिट्री ने इस काइजू को मार दिया, पर हमें अच्छे से पता है कि गॉडजिला को खरोच तक नहीं आई होगी। जीते जागते जायंट मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर यूएस गवर्नमेंट केको, बिली और शॉ की मदद करने के लिए तैयार हो गई। इन्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। शर्त बस इतनी है कि इन्हें यह काइजू वाली बात सबसे छुपाए रखनी होगी। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। यूटा 2015। मोनार्क के एक एजेंट बार्न्स को अचानक से हाई इंटेंसिटी पल्सार सिग्नल्स मिलने लगे। लास्ट टाइम ऐसे सिग्नल गॉडजिला के आने से पहले आए थे। बार्न्स ने फौरन इसकी खबर मोनार्क को कर दी। ये सिग्नल सीधा अलास्का से आ रहे थे, वही जगह जहां शॉ गैंग बर्फीली काइजू से अपनी जान बचाती भाग रही है। केंटारो ने फ्लेयर गन की मदद से कुछ देर के लिए काइजू का ध्यान भटका दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर सारे इस बर्फीली गुफा में जाकर छुप गए। गुफा के अंदर मे का पैर जबरदस्त ठंडे पानी में गिर गया। अगर मे को जल्द से जल्द सुखाया नहीं गया तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगी। मॉन्स्टर के जाने के कुछ देर बाद ही सारे सेफ लोकेशन की तलाश में बाहर आ गए। शॉ का मानना था कि उन्हें नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन प्लेन क्रैश होने के ठीक पहले केंटारो ने पास ही एक गोल्फ बॉल जैसे दिखने वाली बिल्डिंग देखी थी। सबको लगा कि केंटारो को शायद हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। पहाड़ी के किनारे पर जाते ही सबको दूर एक ब्लू कलर की लाइट नजर आई। शायद उस लोकेशन पर ह्यूमन की बनाई कोई फैक्ट्री या लैब होगी, पर एक्चुअल में यहाँ पर कुछ और ही था। लेकिन केंटारो को अब भी अपनी गोल्फ बॉल बिल्डिंग को ढूंढने जाना था। शॉ ने डिसाइड किया कि सेफर साइड के लिए ये डिवाइड होकर अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे। केंटारो अपनी बिल्डिंग को ढूंढने जाएगा और शॉ, केट और मे ब्लू लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे। शॉ की गैंग घूम फिरकर वापस उसी टेंट वाली लोकेशन पर पहुंच गई। शॉ को लगता है कि काइजू के प्रेजेंस ने यहाँ की रियलिटी हिला दी है, इसीलिए वो बार बार सेम सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं। मे की बिगड़ती कंडीशन की वजह से गैंग को वहीं रुककर कैंप फायर जलानी पड़ी ताकि वो जल्द से जल्द मे की बॉडी गर्म कर सके। पटाख जलाने के कुछ देर बाद ही फिर से उस बर्फीले मॉन्स्टर ने इनके टेंट पर हमला कर दिया और सारी आग खा गया। ये देखकर शॉ समझ गया कि काइजू इनके नहीं बल्कि हीट सोर्स के पीछे है, इसीलिए वो केंटारो के फ्लेयर गन से भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। शॉ ने प्लान बनाया कि वो चारा बनाकर प्लेन के जेट फ्यूल से काइजू को उड़ा देगा। मे को लग रहा था कि वो अब नहीं बचने वाली। इसने फौरन केट को बताया कि जरूरत पड़ने पर उसे मे को यहीं मरने के लिए छोड़कर अपनी जान बचानी चाहिए। मे चाहती है कि उसके मरने के बाद केट उसकी बहन तक मे का आखिरी मैसेज पहुंचाए। ये सुनते ही केट ने उसे फौरन चुप करवा दिया। ये टाइम नेगेटिव सोचने का नहीं बल्कि दिमाग से काम लेने का है। दूसरी तरफ गोल्फ बॉल सेटलमेंट को ढूंढते वक्त केंटारो को जबरदस्त हेलुसिनेशंस आ रहे थे। विजन्स में हमने देखा कि केंटारो और मे पहली बार कब और कैसे मिले थे। अपनी आर्ट गैलरी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान केंटारो एक्सीडेंटली मे से मिला था और वो इंस्टेंटली कनेक्ट हो गए। फिर केंटारो को अपने पापा से रिलेटेड विजन्स आने लगे। इन्हीं विजन्स का पीछा करते हुए केंटारो की नजर पेंसिल डस्ट पर गई। उसके पापा इसी टाइप से पेंसिल शार्प किया करते थे। फिर इनके विजन्स को फॉलो करते हुए केंटारो आखिरकार उस गोल्फ बॉल जैसे दिखने वाली बिल्डिंग में पहुंच गया, जिसके अंदर 2-वे कम्युनिकेशन रेडियो लगा था। केंटारो ने फौरन इस रेडियो से कॉल करके सबके लिए मदद बुलवा ली। इससे पहले कि शॉ अपने प्लान को अंजाम दे पाए, इन पर फिर से उस काइजू ने हमला कर दिया। काइजू के कोल्ड ब्रेथ से बचने मे ने मोनार्क के बैग को शील्ड की तरह यूज किया। इसी बैग में उसका लैपटॉप रखा था। तभी अचानक वहां पर एक चॉपर आ गया। केंटारो ने समय रहते मदद बुलवा ली थी। जेट इंजन फ्यूल से काइजू को डिस्ट्रैक्ट करके सबके साथ शॉ भी समय रहते चॉपर में बैठकर वहां से भाग गया।
ऊपर से सबने देखा कि अलास्का की जमीन में एक ग्लोइंग पोर्टल ओपन हुआ है। बांस के इक्विपमेंट ने भी शायद इसी पोर्टल से निकले पल्सर को डिटेक्ट किया था। केंटारो ने केट को पेंसिल टच दिखाकर दिलासा दिया कि उनके पापा वाकई में यहाँ से जिंदा बच गए। मे ने मॉन्स्टर से बचने जब मोनार्क के बैग को शील्ड की तरह यूज किया था, तब उसके अंदर रखा लैपटॉप बर्फ बन गया, यानी सारा डेटा फ्रोजन। इनके नए प्रॉब्लम्स तो बस अब शुरू ही हुए थे। चॉपर से उतरते ही शॉ ने देखा कि बाहर मोनार्क के एजेंट्स इनका इंतजार कर रहे थे। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अब तक तो ये सीरीज हिट एंड मिस लग रही है। कुछ पार्ट्स एकदम अच्छे हैं तो कुछ पार्ट एकदम ही बिलो एवरेज। होपफुली फिनाले आते आते इसकी स्टोरी और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.